स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टडी विद मून में वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पहला चैप्टर है हमारा, और पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें याद समझना पड़ेगा व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन और व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी मोशन क्या है या ऑसिलेटरी मोशन क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। द टू एंड फ्रो मोशन, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही हुई, कोई बात नहीं भाई, क्या करें, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन, यानी किसी बॉडी का इस तरह घूमना या इस तरह घूमना वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम ही ऑसिलेटरी मोशन है। ओके, अब वाइब्रेटरी मोशन की या ऑसिलेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस बुक में वैसे 3 एग्जांपल दी गई हैं। एक है ये जो भी हम पढ़ेंगे, मोशन ऑफ मैथ अटैच टू स्प्रिंग, मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल या बॉल इन अ बाउल, और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऐसे इसकी बहुत सारी वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। 9th में हमने जैसे पढ़ी होगी, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ये इस बुक में भी है। मोशन ऑफ द चाइल्ड इन सीसा। सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो जो आज हम शुरू करते हैं डिस्कस करना टॉपिक ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। कह रहे हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की जो सिंपलेस्ट यानी इंतहाई नाकिस, इंतहाई सिंपल टाइप जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की सिंपल टाइप है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और आपने कंप्यूटर की बुक में पढ़ा होगा। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम ये होते हैं, और रोज क्या होती हैं, रोज ये होती हैं। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये चीज़ होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ये चीज़ होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एक स्प्रिंग है, ये इधर देखिएगा, एक स्प्रिंग है, अगर उसको अपनी मीन पोजीशन से स्ट्रेच यानी खींचा जाए या कंप्रेस या दबाया जाए। देखिए ये मीन पोजीशन उसकी क्या है, ओ, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है ओवरऑल वो है 0। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे इसलिए रेस्ट में खड़ी है, इसकी नो वर्टिकल फोर्स है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये इसलिए मीन पोजीशन पे रेस्ट पे है। अब क्या है कि इसको स्ट्रेच करना है फॉर लेट्स से दैट हमने इसको ए पॉइंट तक स्ट्रेच कर लिया, या फिर कंप्रेस करना है तो उसको बी पॉइंट तक कंप्रेस कर लिया। इसमें बुक में स्ट्रेच किया हुआ है इसको। ठीक है, सो उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है, सपोल डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इस बुक में, उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे इतना, ओ पॉइंट से हम इसको ए पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हमारा। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो ऑलरेडी यहाँ तो उसके ऊपर 0 फोर्स एक्ट कर रही थी, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगी, फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगी। ओके, जो कि उस मैस, ये एम मैस है, जो ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी जब इसको हम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे डील करेंगे, हुक्स लॉ वैसे हुक्स लॉ के रिलेटेड हम इसको ये लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो F है ये हमारे पास है फोर्स, K है ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है,
ये इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग के स्टिफनेस पे। स्टिफनेस मतलब सख्ती या नरमी। अगर जो स्टिफ स्प्रिंग्स हैं, जो हार्ड स्प्रिंग्स हैं, मुश्किल से स्ट्रेच या कंप्रेस होते हैं, उनके पास ये कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर जो नर्म स्प्रिंग होते हैं, नर्म स्प्रिंग्स होते हैं यानी सॉफ्ट स्प्रिंग्स, उनकी पास ये जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, चुन्नू मुन्नू। ओके, अब हम देखते हैं, हमने इसको स्ट्रेच करवाया, डिस पॉइंट ए ओ से, मीन पोजीशन ओ से ए तक, ठीक है। अब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर पावर आ गई है, फोर्स आ गई है, ठीक है। अब वो हम उसको जब जैसे ही रिलीज़ करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से वो पहले स्ट्रेच होके कंप्रेस होगी। हमने उसको स्ट्रेच किया, उसके अंदर फोर्स आ गई। पहले वो मीन पोजीशन ओ में थी, रेस्ट में थी, क्योंकि उसकी नो वर्टिकल फोर्स थी, ना रिजल्टेंट फोर्स उसकी ज़ीरो थी, ठीक है। उसको हमने स्ट्रेच किया मीन पोजीशन ओ से ए तक। अब जो स्प्रिंग के अंदर थी वो काइनेटिक एनर्जी, या कह लें, आपको काइनेटिक एनर्जी कह लें तो बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकें। काइनेटिक एनर्जी, उसके ना एनर्जी आ गई, उन्हें एनर्जी अटेन की, उसके एनर्जी आ गई, क्योंकि हमने उसको डिस्प्लेसमेंट कवर कराया, उसके ना फोर्स आ गया। अब जो होगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये है एक ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग ले लें। स्प्रिंग को हम यहाँ तक अगर खींचेंगे और यहाँ से इसको एक मैस अटैच किया हुआ है, सपोर्ट पॉइंट की हुई है, ये पहले यहाँ से स्ट्रेच होकर यहाँ तक आएगी, तो ये वापस क्यों आ जाती है अपनी जगह पे? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आ जाती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये कि व्हाट इज़ ये मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ये मैंने एक स्प्रिंग लिया है, ये बेसिकली बॉल पेन्स में फाउंड किया जाता है। ये है सॉफ्ट स्प्रिंग, स्टिफ स्प्रिंग नहीं है, तो इसकी क्या होगी? स्मॉल वैल्यू ऑफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट की स्मॉल वैल्यू होगी। ये देखिए, ये मैंने इसको सपोर्ट प्रोवाइड की, अभी वो मीन पोजीशन ओ पे है, ओके, मीन पोजीशन ओ पे। इसको हमने स्ट्रेच किया, हमने इसको हमने यहाँ तक स्ट्रेच करना है, ए तक। ये देखिए, मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने ए तक, ये मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब देखिएगा, ये मीन पोजीशन ओ पे दोबारा आ गई। वाई? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ गई है, ओके। फिर ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी? उसका पेट्रोल ज़्यादा आया हुआ है। वाई? क्यों नहीं रुकेगी? बताता हूँ यार। मीन पोजीशन पे इसलिए नहीं रुकेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से वो मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगी। इनर्शिया क्या है? 9 में पढ़ा होगा आपने। 9th बहुत यार, 9th की फिजिक्स हलवा है, लेकिन आपको बताता हूँ इनर्शिया क्या है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी द प्रॉपर्टी ड्यू टू इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। आपने बहुत ही पढ़े होगी, मोशन ऑफ कॉइन, वो जो एज ए ग्लास होता है, ग्लास, उसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड रखा होता है, उसके ऊपर ग्लास वो कॉइन रख देते हैं, ओके, कॉइन रख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वो मीन पोजीशन में नहीं रखेगी इनर्शिया की वजह से, ठीक है। इनर्शिया ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मीन पोजीशन पे आई, लेकिन वो इनर्शिया की वजह से वो पॉइंट बी तक चली गई, वो कंप्रेस हो गई। इससे हमें क्या पता चलता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, समझ लीजिए ये हमने इसको 2.5 सेंटीमीटर पॉइंट ए ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है। तो 2.5 सेंटीमीटर जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है वो मीन पोजीशन ओ पे आएगी, फिर उधर से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन ओ पे आएगी, लेकिन वो इनर्शिया की मदद से पॉइंट बी तक चली जाएगी। पॉइंट बी कितना है?
ओ से ए का डिस्टेंस हमारे लिए 2.5 है, तो ओ से बी का डिस्टेंस भी 2.5 ही होगा यकीनन। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमारा प्रूव हो गया। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक एक्शन रिएक्शन था और ये एक रिएक्शन था, ठीक है, ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, अब आगे हम देखते हैं। पहले वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लेकिन वो बहुत ही कम सेकंड होगा जो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ रुकेगी, फिर दोबारा मीन पोजीशन पे जाएगी और इस तरह वो अपने बैक एंड फोर्थ मोशन कंटिन्यू रखेगी। सो हम आगे देखते हैं। ये देख लीजिएगा भाई, हमने यार लाल सूट पहना भैया, बड़ा प्यारा लग रहे हैं। तो देखिए हम आप लिख ही लेते हैं सर, क्या करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें लिया गया और ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिया गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो F इज इक्वल टू एम ए, या F इज फोर्स है, M मैस है, A एक्सेलरेशन है। हमने ऊपर क्या दिखा था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब माइनस के इधर जब जाएगा तो K हो जाएगा, F ये X इधर ऐसे एज इट आ जाएगा, F यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, X ओवर F आ जाएगा। ओह सॉरी यार, गलत हो गया, मैं ज़रा अपने भाई की तरफ ध्यान दे रहा था। क्या है कि वो उसको भी अब समझाने का। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, ठीक है। अब क्या किया हुआ है कि ये जो होगा K, ओके, K उधर चल जाएगा, इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगी उनकी पोजीशंस की। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। जाके हमने पढ़ा कि न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये देखिए हमारे पास क्या था, K इज इक्वल टू माइनस एफ और एक्स। तो F किसके इक्वल है, किसके इक्वल है भाई बताना, एम ए की इक्वल है, कुछ पढ़ लिया करो, एम ए की इक्वल। तो आ जाएगा K इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, ठीक है। अब A को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी सारों की उधर ले जाएंगे और इधर इधर चेंज कर देंगे, A को इधर रहने देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, ठीक है। इससे हमें क्या फाइंड होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है। अब ये हमने सारा पता चल गया, आगे भी सारा वही लिखा हुआ है। बस ये आगे थोड़ा सा एक पैराग्राफ रह गया, वो आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद टाइम पीरियड का वो देखेंगे हम। सो लिखा हुआ है रिस्टोर नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 10.1। इक्वेशन 10.1 क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लिखा हुआ है नेगेटिव साइन इक्वेशन 10.1 मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। ये जूम कीजिएगा भाई, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव साइन है इक्वेशन 10.1 में, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के के साथ है नेगेटिव साइन और सारे के साथ है, तो ठीक है। जो नेगेटिव साइन है वो उसका मतलब ये है कि जो फोर्स एग्जर्ट की है, फोर्स स्प्रिंग ने जो फोर्स अपने अंदर जमा की थी, फोर्स उसके ऊपर जो एग्जर्ट हुई थी, वो हमेशा हमेशा जब भी दुनिया रहेगी, जब भी हम जिंदा रहेंगे, जो भी इंसान आएगा, जब भी, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास से, मास की डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिस्टेंस कवर करवाया था वो उससे हमेशा ओपोजिट होगी। फिर ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपको समझा दिया था मैंने भी। तो ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर हम एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो पहले मीन पोजीशन पे आएगी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब रिस्टोरिंग फोर्स की आगे देखिए डेफिनेशन है, या आपको 2 मार्क्स की आ जाती है बोर्ड में, लाहौर बोर्ड है, क्या करें। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कह रहे कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पुशेज मतलब धकेलती है, और पुल्स मतलब
खींचती है दी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी, उस ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर दी होती है मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। ओके, सो अब हम इसका पढ़ेंगे कि व्हाट इज इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या है, ये भी एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बात है, बहुत बेसिक है। टाइम पीरियड क्या है, ये देखिए भाई, इधर कीजिएगा कैमरा यार, क्या कैमरा मैन है आप। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। ओके, ये जो 2 के साथ है इसको पाई कहते हैं। ओके, पाई पाई कहते हैं। अब आपको बताता हूँ पाई की वैल्यू क्या है। ये मैंने सर्च किया है। पाई यार आप क्या करें, आपके मुंह में पाई सुन के वो क्या कहते हैं उसको, वो आ गया है, पानी आ गया है। कोई बात नहीं, आज बता दूंगा आपको। ये जूम कीजिएगा भाई। द नंबर पाई इज़ मैथमेटिकल कांस्टेंट। जो पाई है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसको डिफाइन किया जाता है कि ये सर्कल सर्कमफेरेंस सर्कल का रेशियो है और इसके डायमीटर का। इसकी वैल्यू ये देखिएगा, इसकी वैल्यू है 3.14159। ये कैलकुलेटर में भी आपका निशान होता है। ओके, ये हमने फाइंड किया। अब आगे देख लेते हैं ये क्या है। टिडबिट्स, छोटी छोटी बिट्स क्या है यार। A human eardrum can oscillate back and forth up to 20,000 times in a second. ओके, अप टू 20,000 टाइम्स इन अ सेकेंड। कह रहे कि ह्यूमन का ईयर ड्रम, पहले हमें ईयर ड्रम अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि व्हाट इज़ ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम भी आपको बता देते हैं क्या होता है ईयर ड्रम। ये देखिएगा भाई, ये हमारा होता है ईयर ड्रम। जूम करके देख लें। हम इसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं हमारी माए कान का पर्दा, कान का पर्दा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ये चीज़ ह्यूमन ईयर ड्रम है भाई। अब इसकी देख लेते हैं इसकी पोजीशन कहाँ है हमारे ईयर में, ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, ये देखिए, ये इसमें आपको समझा दो। मैं बेसिकली हर चीज़ का टीचर हूँ, बस बेसिकली मैं भी खुद स्टूडेंट ही हूँ। ये देखिए, ये उसका बड़े बड़े कान, मॉन्स्टर के बड़े बड़े कान। ये उसके अंदर जाते जाते यहाँ ईयर ड्रम आता है। ओके, ईयर ड्रम। अब हम देखते हैं, ये देखिए किसी बंदे ने बहुत ऊंची आवाज़ में कुछ सुन लिया, उसका कान का पर्दा ही क्रैक हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इनर्शिया। मेरे भाई कह रहे हैं यार इनर्शिया भी समझा दो बच्चों को, असल में उसको खुद समझ नहीं आ रही इनर्शिया होती है। इनर्शिया या हम उसको फ्रिक्शन कह देते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हम समझा देते हैं। फ्रिक्शन कह रहे हो, अच्छा फ्रिक्शन। इनर्शिया समझा दिया था, द फोर्स दैट द इनर्शिया वाज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। ओके, जो है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो चीज़ है, अगर कोई भी गाड़ी घूम रही होती है 5 रुपये वाली, ठीक है, वो ऐसे जा रही होती है, तो जब रुक जाती है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना छोड़ दें, उसकी स्पीड बढ़ाना छोड़ दें, या उसको स्पीड का पैडल उतार दें, ऊपर से वो उसका पाँव उठा लें, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 9th क्लास में पढ़ा होगा। दी फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अभी इजाज़त दीजिए। ठीक है, ताकि मैं अपना भी पढ़ सकूँ। अब मैंने भी याद करना है पेपर वगैरह। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपको फिर नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए फ़न के साथ और नई आवाज़ के साथ, नए मूड के साथ हाज़िर होंगे। तब के लिए कैमरामैन शामिर और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।